वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है गुडी ब्लेक एंड हैरी गिल आ ट्रू स्टोरी। इस पोइम के टाइटल में दो कैरेक्टर्स हैं। एक कैरेक्टर हैरी गिल है जिसको इस पोइम की लाइन नंबर 2 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और दूसरा कैरेक्टर गुडी ब्लेक है जिसको लाइन नंबर 21 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये पोइम टोटल 16 ऑक्टेव्स पर कंसिस्टेड है। ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 128। ये पोइम बेसिकली एक बैलेड है, यानी इसमें नैरेटिव स्टाइल को अडॉप्ट किया गया है, यानी इसमें एक स्टोरी बयान की गई है जो कि पोइटिक फॉर्म में है। ये पोइम 1798 में पहली मर्तबा पब्लिश हुई, और उसके बाद 1800 में, और उसके बाद 1802 में इसका फाइनल वर्जन पब्लिश हुआ। अब हम आते हैं इसके टेक्स्ट की जानिब। पोइट कहता है, ओह व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, ओह क्या मसला है, क्या बात हुई है। व्हाट इज़ दैट एल्स यंग हैरी गिल, वो कौन सी चीज़ है जिसने जवान हैरी गिल को तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया है। दैट एवर मोर हिज टीथ दे चैटर, कि हमेशा इसके दांत सर्दी से बजते रहते हैं। चैटर 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 स्टिल, वो हमेशा अभी तक बजते रहते हैं, बजते रहते हैं, बजते रहते हैं। ऑफ वेस्ट कोट्स हैरी हैज़ नो लैक, हैरी को वेस्ट कोट की, जैकेटों वगैरह की कोई कमी नहीं है। गुड डफल ग्रे एंड फ्लैनल फाइन, उसके पास डफल और फ्लैनल के गर्म कपड़ों के काफ़ी जोड़े हैं। ही हैज़ अ ब्लैंकेट ऑन हिज बैक, वो अपनी कमर पर, अपनी पुश्त पर एक कंबल भी ओढ़े रखता है। एंड कोट्स इनफ टू स्मूदर 9, और उसके पास इतने ज़्यादा कोट हैं कि वो 9 लोगों को ढांप सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इन मार्च दिसंबर एंड इन जुलाई, मार्च दिसंबर और जुलाई में, यानी तमाम महीनों में, हर मौसम में। टिस ऑल द सेम विद हैरी गिल, हैरी गिल के साथ ऐसा ही होता है। द नेबर्स टेल एंड टेल यू ट्रूली, हमसाए कहते हैं और वो सच ही कहते हैं, सच बताते हैं। हिज टीथ दे चैटर चैटर स्टिल, उसके जो दांत हैं वो अभी भी बजते रहते हैं, बजते रहते हैं। एट नाइट, रात के वक़्त। एट मॉर्निंग एंड एट नून, यानी रात के वक़्त, सुबह और दोपहर के वक़्त उसके दांत बजते ही रहते हैं। उसे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है हर वक़्त और हर मौसम में। टिस ऑल द सेम विद हैरी गिल, हैरी गिल के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। बीनीथ द सन, सूरज के नीचे। बीनीथ द मून, और चाँद के नीचे, यानी दिन के वक़्त भी और रात के वक़्त भी। हिज टीथ दे चैटर चैटर स्टिल, उसके दांत बजते रहते हैं, बजते रहते हैं। यंग हैरी वॉज आ लस्टी ड्रोवर, यंग हैरी जो था ये एक लालची किस्म का गल्लाबान था, यानी जानवरों को पाला करता था, मवेशियों को, कैटल को पाला करता था। एंड हु सो स्टाउट ऑफ लिम एज ही, और इस जैसा लिम्स में, यानी उस जैसा अज़ा में, अपने जिस्म के हिस्सों में कोई भी मज़बूत और ताकतवर नहीं था, यानी वो सबसे ज़्यादा मजबूत अज़ा रखने वाला शख्स था। हिज चीक्स वर रेड एज रेडी क्लूवर, और सुर्ख रंग के क्लूवर की तरह के उसके गाल हुआ करते थे, यानी क्लूवर भी एक जड़ी बूटी का नाम है जिसका रंग सुर्ख होता है, और उसके गाल इसी तरह सुर्ख होते थे। हिज वॉइस वॉज लाइक द वॉइस ऑफ 3, और उसकी आवाज़ 3 लोगों जैसी थी, यानी बहुत ऊंची बोलता था। ओल्ड गुडी ब्लेक वॉज ओल्ड एंड पुअर, एक औरत थी जिसका नाम गुडी ब्लेक था। अब यहाँ दूसरे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, वो बूढ़ी और गरीब थी। इल फेड शी वॉज, उसे बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही खस्ता किस्म की ग़िज़ा दी जाती थी। एंड थिनली क्लैड,
और वो बेचारी बहुत ही बारीक कपड़े पहनती थी। एंड एनी मैन हु पास्ड हर डोर, और जो शख्स भी उसके दरवाजे से गुज़रता, माइट सी हाउ पुअर अ हार्ट शी हैड, वो देख सकता था कि उसकी झोंपड़ी भी बहुत ही खस्ता हाल थी। ऑल डे, सारा दिन, शी स्पन इन हर पुअर ड्वेलिंग, सारा दिन वो अपने गरीब से घर में सूत कातती रहती, यानी धागे को चरखे से कातती रहती, धागे बुनती रहती। एंड देन हर 3 आवर्स वर्क एट नाइट, और फिर रात को 3 घंटे मज़ीद अपने घर का काम करती। अलास, अफसोस, टॉस हार्डली वर्थ द टेलिंग, अफसोसनाक बात यह है कि ये बताने के भी काबिल नहीं है। इट वुड नॉट पे फॉर कैंडल लाइट, ये बात बताने के काबिल भी नहीं है कि इतना काम करने के बावजूद भी उसके पास मोमबत्ती की रोशनी तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, यानी उसके पास बहुत ही महदूद कमाई होती थी। रिमोट फ्रॉम शेल्टर्ड विलेज ग्रीन, और वो महफूज गांव की सब्ज़ाज़ार से दूर रहा करती थी। ऑन अ हिल्स नॉर्थन साइड शी ड्वेल, वो एक पहाड़ी के शुमाली जानिब उस महफूज गांव की सब्ज़ाज़ार से बहुत दूर रहा करती थी। वेयर फ्रॉम सी ब्लास्ट द हाथॉर्न्स लीन, और वहाँ पर समुंदर की हवाएं एक तूफ़ान की तरह आती थीं और हथॉर्न्स की जो जड़ी बूटियाँ थी और पौधे थे उनको झुका देती थी। बहुत ही सख्त किस्म का वहाँ मौसम होता था। एंड होरी ड्यूज़ आर स्लो टू मेल्ट, और जो सफ़ेद रंग के ओस या शबनम के कतरे थे उन्हें भी पिघलने में बहुत वक्त लगता था, यानी बहुत सर्दी पड़ती थी। बाज़ वर्जन्स में ये लाइंस इस तरह से आई हैं, दिस वूमन ड्वेल्ट इन डोरेस्ट शायर, ये औरत डोरेस्ट शायर के इलाके में रहती थी। हर हट वॉज ऑन अ कोल्ड हिल साइड, और उसकी जो झोंपड़ी थी वो पहाड़ की एक तरफ थी जहाँ बहुत ठंडक होती थी। एंड इन दैट कंट्री कोल्स आर डियर, और उन इलाकों में, उस मुल्क में कोयलों को बहुत ही अच्छा समझा जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी थी। फार दे कम फार बाय विंड एंड टाइड, और ये कोयले हवा और लहरों से वहाँ आ जाया करते थे। बाय द सेम फायर टू बॉयल देयर पॉटेज, और एक ही आग पर वो अपना सालन पकाया करती थी। टू पुअर ओल्ड डेम्स, 2 बूढ़ी ख़वातीन, एज़ आई नो, जिनको मैं जानता हूँ, 2 बूढ़ी ख़वातीन थी वहाँ पर जो कि आग जलाने के लिए एक ही चूल्हा इस्तेमाल किया करती थी, वहीं अपना खाना पकाया करती थी। विल ओफन लिव इन वन स्मॉल कॉटेज, वो एक ही झोंपड़ी में रहा करती थी। बट शी पुअर वुमन हाउस्ड अलोन, वो तो दूसरी औरतों की बात थी, लेकिन ये जो बेचारी बूढ़ी औरत थी, यानी जो गुडी ब्लेक थी, वो सिर्फ तन्हा ही अपने घर में रहा करती थी। इट वॉज़ वेल इनफ व्हेन समर केम, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब गर्मियों का मौसम आ जाता, द लॉन्ग, तो लंबे, वार्म, गर्म, लाइट सन, रोशनी वाले समर डे, गर्म दिन हुआ करते थे। देन एट हर डोर द कैंटी डीम, तो फिर ये जो खुशो खुरम खातून थी, यानी गुडी ब्लेक जो थी, वो अपने घर में अपने दरवाज़े पर बहुत ही खुश मिजाज खातून के तौर पर दिखाई देती थी। वुड सिट, वो बैठ जाया करती अपने दरवाज़े पर, एज एनी लिनेट गे, जैसा कि एक खुशो खुरम चिड़िया बैठा करती है, बिल्कुल उसी तरह ये भी अपने दरवाज़े पर बैठ जाया करती थी। बट व्हेन द आइस अवर स्ट्रीम्स डिड फैटर, मगर जब बर्फ़ ने इन नदियों को जमा दिया, फ्रीज़ कर दिया, जकड़ दिया, ओह देन हाउ हर ओल्ड बोन्स वुड शेक, तो अब उसकी जो बूढ़ी हड्डियां थी वो सर्दी से कांपने लगीं। यू वुड हैव सेड, आप कह सकते हैं, इफ़ यू हैड मेट हर, अगर आप उससे मिलते तो आप ये कह सकते थे, इट वॉज अ हार्ड टाइम फॉर गुडी ब्लेक, कि ये गुडी ब्लेक के लिए जो सर्दियों का मौसम था बहुत ही बुरा मौसम था, बहुत ही शदीद मौसम था, मुश्किल टाइम था। हर इवनिंग्स देन वर डल एंड डेड, और उसकी जो शामें थीं वो बिल्कुल बेरौनक और बेजान हुआ करती थीं। सैड
केस इट वॉज, ये बहुत ही गमगीन किस्म का मामला था। एज़ यू मे थिंक, जैसा कि आप सोच सकते हैं कि उसके लिए ये बहुत ही गमनाक बात थी। फॉर वेरी कोल्ड टू गो टू बेड, बहुत ज़्यादा सर्दी में बिस्तर पर जाना। एंड देन फॉर कोल्ड नॉट स्लीप अ विंक, और फिर सर्दी की वजह से एक पल भी आंख ना झपकना, एक पल के लिए भी ना सो सकना, बहुत ही अफसोसनाक बात थी। ओ जॉय फॉर हर वेन एवर इन विंटर, लेकिन जब कि सर्दियों में उसके लिए खुशी की बात होती। द विंड्स एट नाइट हैड मेड अ राउट, जब रात को हवाएं हंगामा करती। एंड स्केटर्ड मैनी अ लस्टी स्प्लिंटर, और कई मजबूत लकड़ियाँ वहाँ बिखर जाती। एंड मैनी अ रोटन बॉ अबाउट, और बहुत सी गली सड़ी शाखें इधर उधर बिखर जाती। येट नेवर हैड शी वेल और सिक, फिर भी चाहे वो ठीक हो या बीमार हो, यानी वो तंदुरुस्त होती या बीमार होती। एज एवरी मैन हु न्यू हर सेज, जैसा कि हर वो शख्स जो उसे जानता था वो कह सकता था। अ पाइल बिफोर हैंड टर्फ और स्टिक, कि उसके पास पहले से ही लकड़ियों का ईंधन ढेर लग जाता था। यानी उसके लिए सर्दियों में सिर्फ वही टाइम अच्छा होता था जब सर्द हवाएं चलती और इधर उधर से छोटी छोटी लकड़ियां वगैरह उसके पास आ जाती, वो उन्हें आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर लेती। यही उसके लिए अच्छा टाइम होता था। इनफ टू वार्म हर फॉर 3 डेज़, और इससे वो सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन 3 दिन तक ही अपने आप को गर्म रख सकती थी। थोड़ी सी लकड़ियाँ उसके पास छोटी छोटी शाखें जमा हो जाती थी जब हवा चलती। नाउ व्हेन द फ्रॉस्ट वाज पास्ट एंड्योरिंग, अब जब सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। एंड मेड हर पुअर ओल्ड बोन्स टू एच, और उसकी बूढ़ी गरीब हड्डियों में दर्द होने लगता था। कुड एनी थिंग बी मोर अल्योरिंग, तो कोई भी चीज़ ज़्यादा पुरकशिश हो सकती थी। देन एन ओल्ड हेज टू गुडी ब्लेक, गुडी ब्लेक के लिए एक पुरानी झाड़ी से ज़्यादा कोई चीज़ भी पुरकशिश नहीं हो सकती थी, क्योंकि उस पुरानी झाड़ी को वो जलाकर उससे हाथ गर्म कर लेती थी। एंड नाउ एंड देन, और कभी कभार, इट मस्ट बी सेड, ये कहा जाता था, ये कहना ज़रूरी था। व्हेन हर ओल्ड बोन्स वर कोल्ड एंड चिल, जब उसकी बूढ़ी हड्डियाँ सर्द और बेहिस हो जाती थीं। शी लेफ्ट हर फायर, वो अपनी आग को छोड़ देती, और लेफ्ट हर बेड, या अपने बिस्तर को छोड़ देती थी। टू सीक द हेज ऑफ हैरी गिल, हैरी गिल की झाड़ियाँ तलाश करने के लिए। यानी जो हैरी गिल था, जिसका शुरू में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि उसे बहुत ज़्यादा हर वक्त सर्दी लगती थी, अगरचे उससे मोटे कपड़े भी पहने होते थे लेकिन फिर भी उसे सर्दी लगती रहती थी। उस शख्स के खेत से ये झाड़ियाँ लेने के लिए अपनी आग को और अपने बिस्तर को छोड़कर चली जाती थी। नाउ हैरी ही हैड लॉन्ग सस्पेक्टेड, अब हैरी को काफ़ी अरसे से उस पर शक हो रहा था कि शायद ये मेरे खेत से लकड़ियाँ चुराने आती है। दिस ट्रेसपास ऑफ ओल्ड गुडी ब्लेक, इस बूढ़ी गुडी ब्लेक के जुर्म पर अब उसे शक होने लगा था। एंड वोड, और उसने ये पक्का इरादा कर लिया, कसम खा ली, शी शुड बी डिटेक्टेड, कि अब वो इस औरत को पकड़ कर ही रहेगा। दैट ही ऑन हर वुड वेंजियंस टेक, कि वो अब इससे बदला भी लेगा। एंड ऑफ्ट फ्रॉम हिज वार्म फायर ही वुड गो, और अक्सर अपनी गर्म आग से उठकर वो भी उसके पीछे चलना शुरू कर देता। एंड टू द फील्ड्स हिज रोड वुड टेक, और खेतों की तरफ वो भी अपने रास्ते पर चलने लगा। एंड देयर, और वहाँ एट नाइट इन फ्रॉस्ट एंड स्नो, और कोहर और धुंध में सर्दियों की रात में, ही वॉच्ड टू सीज ओल्ड गुडी ब्लेक, वो बूढ़ी गुडी ब्लेक को पकड़ने के लिए निगरानी करने लगा। एंड वंस, और एक मर्तबा, बिहाइंड आ रिक ऑफ बारले, एक बारले यानी जौ के जो गट्ठे थे उसके पीछे। दस लुकिंग आउट डिड हैरी स्टैंड, इस तरह देखते हुए हैरी खड़ा था, यानी वो छुप गया था ताकि उसे देख सके। द मून वॉज फुल एंड शाइनिंग क्लियरली, चाँद पूरी रात का था और साफ चमक रहा था। एंड क्रिस्प विद फ्रॉस्ट द स्टबल लैंड, और खेत की जो बाकियात थी और जो छोटी छोटी झाड़ियाँ सी बच गई थी उन पर खस्ता सी बर्फ़ चमक रही थी चाँद की रोशनी की वजह से। उन झाड़ियों पर जो बर्फ़ पड़ी हुई थी वो चाँद की रोशनी में चमक रही थी। ही हियर्स अ नॉइस
ही इज़ ऑल अवेक। उसने एक आवाज़ सुनी और वो पूरी तरह बेदार हो गया यानी अलर्ट हो गया। अगेन दोबारा से ऑन टिप टो डाउन द हिल, फिर पाँव के इशारे पर पहाड़ी से नीचे ही सॉफ्टली क्रीप्स, वो बड़ी नरमी से आहिस्तगी से रेंगता हुआ आगे गया। टिस गुडी ब्लेक, और वहाँ उसे गुडी ब्लेक दिखाई दी। शी इज़ एट द हेज ऑफ हैरी गिल, वो हैरी गिल की झाड़ी के पास थी। राइट ग्लैड वॉज ही व्हेन ही बिहेल्ड हर, वो बहुत खुश हुआ जब उसने उस औरत को देखा। स्टिक आफ्टर स्टिक डिड गुडी पुल, गुडी एक लकड़ी के बाद दूसरी लकड़ी निकाल रही थी। ही स्टूड बिहाइंड आ बुश ऑफ एल्डर, वो एक बहुत ही बड़ी झाड़ी के पीछे खड़ा हो गया, यानी एल्डर का मतलब है एक किस्म की झाड़ी। टिल शी हैड फिल्ड हर एप्रन फुल, यहाँ तक कि उसने अपना जो तैबंद था, अपना जो एप्रन था जो कपड़ों की हिफाजत के लिए कपड़ा बांधा जाता है, उसको उन झाड़ियों से भर लिया। व्हेन विद हर लोड शी टर्न्ड अबाउट, जब वो अपने बोझ के साथ पलटी। द बाय वे बैक अगेन टू टेक, वापस जाने के लिए उसने अपना रास्ता इख्तियार किया, यानी जब उसने अपनी वापसी का रास्ता इख्तियार किया। ही स्टार्टेड फॉरवर्ड विद आ शाउट, वो चीख कर आगे बढ़ा। एंड स्प्रंग अपॉन पुअर गुडी ब्लेक, और गुडी ब्लेक पर झपट पड़ा। एंड फायरसली बाय द आर्म ही टुक हर, और उसने बड़ी शिद्दत से बड़े गुस्से से उसके बाजू को थाम लिया। एंड बाय द आर्म ही हेल्ड हर फास्ट, और बहुत तेज़ी से बहुत मजबूती से उसने उसके बाजू को पकड़े रखा। एंड फायरसली बाय द आर्म, और बड़ी शिद्दत से उसके बाजू को ही शूक हर, उसने हिलाया। एंड क्राइड, और चिल्लाया, आई हैव कॉट यू देन एट लास्ट, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, यानी मैंने तुम्हें रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ लिया। देन गुडी, फिर जो गुडी ब्लेक थी, हु हैड नथिंग सेड, उसके पास अब कुछ भी कहने को नहीं था। हर बंडल फ्रॉम हर लैप लेट फॉल, उसकी गोद से उसका जो लकड़ियों का बंडल था, गट्ठा था, वो गिर गया। एंड नीलिंग ऑन द स्टिक्स शी प्रेड, और लकड़ियों पर घुटने टेक कर उसने दुआ की। टू गॉड, खुदा से दुआ की। दैट इज़ द जज ऑफ ऑल, वही खुदा जो कि पूरी इंसानियत का, तमाम लोगों का मुनसिफ है, काजी है। शी प्रेड, उसने दुआ की। हर विदर्ड हैंड अप प्रेयरिंग, यानी उसने अपने कमज़ोर मरझाए हुए हाथों को बुलंद करते हुए दुआ की। वाइल हैरी हेल्ड हर बाय द आर्म, जबकि हैरी ने अभी तक उसका बाजू थाम रखा था। गॉड, ए खुदाया, हु आर्ट नेवर आउट ऑफ हेयरिंग, जो हर वक्त सुनता रहता है, कोई भी ऐसा लम्हा नहीं आता जब खुदा किसी की बात नहीं सुनता। ए खुदा, तो हर वक्त हर किसी की बात सुनता है। ओ मे ही नेवर मोर बी वार्म, इस शख्स के जिस्म को सर्दियों में या गर्मियों में कभी भी ज़िंदगी में गर्म मत होने देना। द कोल्ड कोल्ड मून अबव हर हेड, उसके सर पर हर वक्त ठंडी ठंडी चाँद की चांदनी होती रहे। दस ऑन हर नीज़ डिड गुडी प्रे, अपने घुटनों पर झुक कर इस तरह से उस बूढ़ी गुडी ब्लेक ने दुआ की। यंग हैरी हर्ड व्हाट शी हैड सेड, जो कुछ उसने दुआ में कहा, जवान हैरी गिल ने वो सुन लिया। एंड आइसी कोल्ड ही टर्न्ड अवे, और बर्फ़ की तरह ठंडा होकर वो वापस चला गया। ही वेंट कंप्लेनिंग ऑल द मोरो, अगले दिन नेक्स्ट डे वो यही शिकायत करता रहा। दैट ही वॉज कोल्ड एंड वेरी चिल, कि उसे बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है। हिज फेस वॉज ग्लूम, उसका चेहरा उदास था। हिज हार्ट वॉज सॉरो, और उसका दिल दुखों और गमों से भरा हुआ था। अलास, अफसोस, दैट डे फॉर हैरी गिल, अफसोस वो दिन हैरी गिल के लिए ही था, यानी वो दिन हैरी गिल के लिए बहुत ही मुश्किल और तकलीफ दे था। दैट डे ही वोर अ राइडिंग कोट, उस दिन उसने अपना घुड़सवारी वाला जो कोट था वो पहन लिया। बट नॉट अ विट द वार्मर ही, लेकिन इससे वो हल्का सा भी गर्म नहीं हुआ, उसे हल्की सी भी गर्मी महसूस नहीं हुई। अनदर वॉज ऑन थर्सडे ब्रॉट, एक और कोट जुमेरात को लाया गया। एंड अर्थ द सबात ही हैड 3, और हफ्ते के दिन तक सैटरडे तक उसके पास 3 कोट हो चुके थे। इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन ये सब कुछ बेकार था। और यूजलेस मैटर,
ये बिल्कुल एक बेफ़ायदा किस्म का मामला था, बेकार मामला था। एंड ब्लैंकेट्स वर अबाउट हिम पिंड, और जो कंबल थे उसके इर्द गिर्द अच्छे तरीके से लपेट कर बांध दिए गए। येट स्टिल हिज जॉज एंड टीथ दे क्लैटर, लेकिन फिर भी उसके जबड़े और दांत बजते रहे। लाइक अ लूज केसमेंट इन द विंडो, जैसा कि एक खुली हुई विंडो की जो चिटकनी होती है वो बजती रहती है, उसी तरीके से उसके दांत बजते रहे। एंड हैरीज फ्लैश इट फेल अवे, और हैरी की जो जिल्द और जिस्म था, उसका गोश्त पोश था, वो कमज़ोर होना शुरू हो गया। एंड ऑल हु सी हिम से, और जो कोई भी उसे देखता वो कहता टिस प्लेन, ये बिल्कुल साफ़ बात है, क्लियर बात है। दैट के लिव एज़ लॉन्ग एज़ लिव ही में, कि जितना भी चाहे वो जिए, वो जी सकता है। ही नेवर विल बी वार्म अगेन, लेकिन वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में दोबारा गर्म नहीं हो सकता, उसे हमेशा सर्दी लगती रहेगी। नो वर्ड टू एनी मैन ही अटर्स, वो किसी आदमी से कोई बात नहीं करता। अब बेड और अप, वो बिस्तर पर हो या जाग रहा हो। टू यंग और ओल्ड, वो जवान हो या बूढ़ा हो, यानी वो ज़िंदगी के किसी भी मरहले में हो, किसी भी एज में हो। बट एवर टू हिमसेल्फ ही मटर्स, लेकिन हमेशा अपने आप से वो बुड़बड़ाता रहता था। पुअर हैरी गिल इज़ वेरी कोल्ड, कि मस्कीन हैरी गिल को बहुत ही सर्दी लग रही है, यानी वो ख़ुद से ही बुड़बड़ाता रहता। अ बेड और अप बाय नाइट और डे, वो बिस्तर पर होता या जाग रहा होता, दिन का वक़्त होता या रात का वक़्त होता। हिज टीथ दे चैटर चैटर स्टिल, उसके दांत हर वक़्त बजते रहते। नाउ थिंक, अब सोचो। ये फार्मर्स ऑल आई प्रे, ए किसानों ये सोचो। फिर मैंने उसके लिए दुआ की। ऑफ गुडी ब्लेक के लिए भी की, एंड हैरी गिल, और हैरी गिल के लिए भी। मैंने दोनों के लिए दुआ की कि उन दोनों को मुसीबत से छुटकारा हासिल हो सके। इस पोइम को पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं इसमें यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहले इसमें जो मीटर है वो आइम्बिक टेट्रामीटर यूज़ किया गया है, यानी टोटल 4 आइम्बिक फीट हैं, यानी 8 सिलेबल्स हैं। फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड है। इस तरह से ऑन वर्ड्स ये सिलसिला चलता है। उसके बाद इसकी राइम स्कीम तमाम स्टेंजास में सेम है, यानी ए बी सी डी, यानी आल्टरनेट राइम स्कीम यूज़ की गई है। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है मैटर, थर्ड का है चैटर, मैटर चैटर। सेकंड का लास्ट वर्ड है गिल, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्टिल, गिल स्टिल। उसके बाद फिफ्थ का है लैक, और सेवन्थ का बैक, लैक बैक। सिक्स्थ का फाइन, और एट्थ का नाइन, फाइन नाइन। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेंजा में जुलाई ट्रूली, गिल स्टिल, नून मून, गिल स्टिल। नेक्स्ट ड्रोवर क्लोवर, ही ट्री, पुअर डोर, क्लैड हेड। इस तरह से ऑनवर्ड्स ये राइम स्कीम आगे तक चलती है। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं जिसका आंसर तो पोइट को मालूम होता है, लेकिन उस पर जोर देने के लिए ये क्वेश्चन रीडर के सामने रखा जाता है। जैसा कि लाइन नंबर 1 और 2 में वो पूछता है व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ दैट एल्स यंग हैरी गिल। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को एड्रेस करे यानी मुखातब करे तो उसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो रीडर को मुखातब करते हुए कहता है ओ व्हाट इज़ द मैटर। उसके बाद लाइन नंबर 49 में वो जॉय यानी खुशी को मुखातब करते हुए कहता है और जॉय फॉर हर। उसके बाद लाइन नंबर 99 और 100 में वो खुदा से दुआ करते हुए कहता है गॉड हु अर्ट नेवर आउट ऑफ हेयरिंग, यानी ये वो औरत दुआ कर रही थी। इसके बाद लाइन नंबर 1 में व्हाट इज़ द मैटर के वर्ड्स को रिपीट किया गया है। लाइन नंबर 3 और 4 में चैटर के वर्ड्स को रिपीट किया गया है। लाइन नंबर 12, 16 और 126 में भी टीथ और चैटर के वर्ड्स को रिपीट किया गया है। उसके बाद लाइन नंबर 15 में बीनीथ द इन वर्ड्स को रिपीट किया गया है। लाइन नंबर 21 में ओल्ड के वर्ड्स को रिपीट किया गया है। लाइन नंबर 82 में स्टिक के वर्ड को रिपीट किया गया है। नेक्स्ट है अनोमेटोपिया। इसका मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि कोई साउंड प्रोड्यूस करते हों, जैसा कि लाइन नंबर 3 में चैटर का वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल एक ही लाइन में करना जो कि राइम्ड हों, जैसा कि लाइन नंबर 3 में हिज टीथ, लाइन नंबर 5 में हैज़ लैक, लाइन नंबर 10 में विद गिल। नेक्स्ट है एलुजन, जैसा कि लाइन नंबर 2 में हैरी गिल का एलुजन यूज़ हुआ है और लाइन नंबर 21 में गुडी ब्लेक का एलुजन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक ले यानी वक्फा ले तो उसे कायूरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 11 में
द नेबर्स टेल के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुवाजना करना। जैसा कि लाइन नंबर 19 में उसकी जो चीक्स यानी गाल हैं उन्हें क्लूवर के साथ कंपेयर किया गया है। उसके बाद लाइन नंबर 39 और 40 में उस औरत को एक चिड़िया के साथ कंपेयर किया है। और लाइन नंबर 115 और 116 में उसने उसके बजते हुए दांतों को एक खिड़की के बजने के साथ कंपेयर किया है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 19 और 20 हिज से स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट है कंट्रास्ट। इस पोएम में लाइन नंबर 21 से ओल्ड गुडी ब्लेक का इंट्रोडक्शन शुरू होता है और इन दोनों कैरेक्टर्स का कंट्रास्ट शुरू हो जाता है। और लाइन नंबर 125 में उसने उसके सोने और जागने को कंपेयर किया है और दिन और रात को कंपेयर किया है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं, जबकि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इसे एंजॉयमेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 23 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है एंड एनी मैन हु पासिस हर डोर, और कोई भी शख्स जो उसके दरवाजे से गुजरता। अब वो क्या करता, वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है माइट सी, वो देख सकता था हाउ पुअर आ हर्ट शी हैड, कि उसके पास कितनी बहुत ही ज़्यादा गरीबी वाली खस्ता हाल झोंपड़ी है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग एंटिटीज़, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 41 में उसने आइस यानी बर्फ़ को पर्सोनीफाई किया है। लाइन नंबर 107 में उसने उसके फेस और हार्ट को पर्सोनीफाई किया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में दैट और दे ये दोनों वर्ड्स द से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 6 में गुड ग्रे, लाइन नंबर 6 में अगेन फ्लैनल फाइन, लाइन नंबर 7 में ब्लैंकेट बैक, लाइन नंबर 11 में टेल ट्रूली, लाइन नंबर 13 में नाइट नून, लाइन नंबर 19 में रेड रेडी, लाइन नंबर 25 में डे ड्वेलिंग। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में एवर मोर और चैटर, इन दोनों वर्ड्स में आर लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 6 में डफल फ्लैनल, लाइन नंबर 41 में अवर स्ट्रीम्स फैटर, लाइन नंबर 81 में ग्लैड बी हेल्ड। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 5 में है एस लैक, इन दोनों में ए यानी एक वावल लेटर यूज़ हुआ है। उसके बाद लाइन नंबर 10 में विद गिल, लाइन नंबर 41 में व्हेन फैटर। इसके अलावा पोएट ने बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि टीथ, वेस्ट कोट्स, डफल ग्रे, फ्लेनल फाइन, ब्लैंकेट, कोट्स, नेबर्स, नाइट, मॉर्निंग, नून, सन, मून, लस्टी ड्रॉवर, cheeks were red as ruddy clover, thinly clad, store, hut, poor dwelling, candlelight, hawthorns, hoary dews, fire, pottage, small, cottage, linnet, old bones, rick of barley, stubble, land, hedge। इसके अलावा पोएट ने आयरनी भी यूज़ की है, जैसा कि हैरी गिल जो है उसके पास उसकी दौलत के बावजूद हर वक्त उसको सर्दी लगती रहती है क्योंकि वो गुडी ब्लेक की बद्दुआ का शिकार था, यानी उसकी दौलत भी उसे सर्दी से नहीं बचा सकी। इसके बाद इसमें सिंबोलिज्म भी यूज़ हुई है, जैसा कि जो कोल्डनेस है यानी जो सर्दी है वो हैरी गिल की क्रुएलिटी का सिंबल है, और जो फायर यानी आग है वो मर्सी और रहमदिली का सिंबल है। इसके अलावा पोएट ने हाइपरबोली का भी इस्तेमाल किया है, यानी हाइपरबोली का मतलब है बात को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना यानी बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। एंड पर अगर हम इसके थीम्स को देखें तो इसमें हमें जस्टिस का थीम मिलता है, सोशल इनइक्वालिटी का थीम मिलता है, पॉवर्टी का थीम मिलता है, नेचर का थीम मिलता है, ह्यूमन बिहेवियर का थीम मिलता है, और इसके साथ साथ दूसरों के लिए वेल विशिंग का थीम मिलता है। यहाँ पर यह पोएम कंप्लीट हुई। विलियम वर्ड्सवर्थ की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम वर्ड्सवर्थ की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है।
इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोएम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए भी लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।